ये वाला था हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में, ये टॉपिक था। ओके, एडेप्टिव रेडिएशन वेस्टिजियल ऑर्गन तक हो गया था। यो यो मैम, ठीक है, फिर एनसीईआरटी के डायग्राम्स तो मैंने तुम्हें कल ही कराने हैं, साथ में मैं और इसके न्यूमेरिकल लेके आऊंगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे हार्डी वाइनबर्ग का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तैयार? यो यो मैम, यो यो। तो हार्डी और वाइनबर्ग दो अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों अलग साइंटिस्ट ने मिलके एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हार्डी वाइनबर्ग हम इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल मैम, इक्वल। एक इक्वल बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम आ गया। यो यो तो मैम, बैलेंस यो यो बैलेंस के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट था। सो आपको लास्ट सेशन याद है कि हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था? यो यो मैम, आपको लास्ट कॉन्सेप्ट याद है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या चीजें होती थी? तो मुझे रिवाइज कराओ। यो मैम। अच्छा, पहले मुझे बताओ ये मैंने क्या बनाया है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। मैं कह रही हूँ क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये आया है मुझे मदर से, और यही क्रोमोसोम नंबर 1 आया है मुझे फादर से। तो आपस, सॉरी, वो फादर से या मदर से, तो आपस में ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलोगस। और इसका मतलब क्या है? सेम इंटरनल अगर स्ट्रक्चर मैं होगा। बोलूं कि यहाँ पे जीन है हेयर कलर के लिए, तो इसी लोकेशन पे मदर के क्रोमोसोम पे कौन सा जीन होगा? हेयर कलर का। लेकिन हेयर कलर का मतलब कैरेक्टर सेम होगा ना, हेयर कलर इज ए करेक्टर, है ना? यो तो यो हेयर मैम, कलर हमारा करेक्टर होता है, और एक ही करेक्टर के दो टाइप के जीन हो जाए तो हम उसे एलील कहते हैं, है ना? यो यो मैम, तो मैं बोल दूं एक तरफ हेयर कलर है ब्राउन, ये वाला ब्राउन कलर कोड कर रहा है, तो वो वाला ब्लैक के लिए, है ना? तो मैं कहूंगी कि ब्लैक एंड ब्राउन हेयर कलर के जीन कैसे है, एलील है एक दूसरे के लिए, है ना? ये बात हमें क्लियर है? यो यो मैम, जब भी मैं दोनों अल्फाबेट एक साथ करूंगी, जैसे ब्राउन, दैट से टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, तो अगर मैं टॉल टॉल को साथ लिखूं तो ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? और अगर मैं इसे छोटा टी छोटा लिखूं, ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस? और अगर मैं बड़ा टी और छोटा टी लिखूं तो? मैम हेटेरोजाइगस। ये सब आपको समझ आता है, करेक्ट? यो यो मैम, वेरी गुड, चलो। तो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है, तो हार्डी विंगबर्ग जो थे, हार्डी और विंगबर्ग, इन दोनों ने अपना जो वर्क था वो पब्लिश किया था 1908 में। अभी तक वैसे डेट कहीं पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। 1901 में कौन थे, किन्होंने अपनी थ्योरी दी थी? विनबर्ग एंड हार्डी ने। किसने? मैम डार्विन। डार्विन ने 1901 में अपनी थ्योरी दी थी? बेटा, डार्विन ने अपनी थ्योरी तब दी थी जब मेंडल थे, और मेंडल की थ्योरी तो 18 में आई थी। यो यो हम्म, ऐसे मत करो, ऐसे डेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। और इसकी डेट्स आती हैं, ये मेंडल वाले चैप्टर से रिलेट होके आता है। ठीक है, तो ये मत। हुगो दी विरीज ने अपनी थ्योरी दी थी, किसने बोला ये? किसने बोला? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रिया। रिया, गुड रिया। हुगो दी विरीज ने अपनी थ्योरी दी थी, और 1901 में किसका काम रीडिस्कवर हुआ था? मेंडल। मेंडल। किन तीन साइंटिस्ट ने करा था? एक तो हुगो थे, और एरिक वॉन शर्मा, कार्ल कॉन्स। शेमाक और कार्ल कोलॉन्स, राइट? है ना, कार्ल कॉलिंस। देखो, बायो में ना, जब आप चैप्टर को एक दूसरे से रिलेट करने लग जाओगे ना, चीजें तब याद होनी स्टार्ट होगी, नहीं तो भूल जाओगे। और जब रिलेट करने तुम्हें खुद से आने लग जाए तो समझ जाना कि अब तुम्हारा जो टॉपिक है वो प्रिपेयर होने लगा, राइट? तो 1901 में ये सब हुआ था, और उसके कुछ साल बाद 1908 में आपने हार्डी विंगबर्ग ने अपना लॉ पब्लिश कर दिया था, राइट? तो ये 90s की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, है ना? अब तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, आपको हार्डी विंगबर्ग लॉ में पहले तो दो फॉर्मुलाज पता होने चाहिए। लिटरली फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से दो फॉर्मूला सही हैं। दूसरा, आपको ये पता चलना चाहिए अजम्पशंस क्या थी, मतलब वो कहते क्या थे, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। मैंने बोला कि रिया दीक्षा प्रिंसिपल है, तो रिया दीक्षा ने क्या कहा, वो उनके अजम्पशंस है।
ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे पॉइंट्स करने हैं जो हार्डी विंगबर की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे रिया और दीक्षा ने जो थ्योरी दी है उसको उसके खिलाफ जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें करनी है आज के हमें लेक्चर में। क्लियर? यो मैम। और इन हर किसी पे आपके स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा, वाइवा में भी पूछ लेंगे, और आपको नीट में भी कहीं ना कहीं इनमें से एक पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जहां समझना है मुझे टोक देना। ओके मैम। राइट? अगर ये ना आज कंप्लीट हुआ इट्स ओके, हम एक और लेक्चर ले लेंगे, बट अगर ना समझ जाए तो पूछ लेना, नहीं तो फंसे रह जाओगे इसमें। राइट? तो मुझे एक बार रिकॉल कराओ, लोकस का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ जी। पोजीशन ऑफ ए जीन, मतलब कि एक जीन की पोजीशन क्या है। जैसे ये एक जीन है तो ये लोकस 1 है, ठीक है। यो यहाँ मैम। पर एक जीन पड़ी है, ये लोकस 2 है। तो पोजीशन ऑफ ए जीन इज ए लोकल लोकस, राइट? जीन, जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही होती है, और क्या होती है? डीएनए है ये। डीएनए में लगा है मेरा ATGC। तो मैं कह रही हूँ ये एक जीन है जो हेयर कलर देता है। तो ये जीन बना किससे? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से ही तो बना है, राइट? यो मैम। कैरेक्टर हम जब हम मैं बोलती हूँ ना किसी का ये जीन है, वो कोड करता है हेयर कलर के लिए, कलर के लिए, या हाइट के लिए, या किसी फीचर के लिए। तो जो भी फीचर होता है ना उसको साइंस में हम करेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर होते हैं। किसी भी करेक्टर को अगर एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन हमें मम्मी से मिलेगा और एक पापा से, ऐसे ही बढ़ते हैं ना। यो मैम। मैम। तो एक पापा से मिला, एक मम्मी से मिला, अगर तो दोनों जीन सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर के लिए दोनों कह रहे हैं कि ब्लैक होगा, तो मैं इसे जीन ही बोलूंगी। लेकिन अगर ये अलग अलग होता है, मम्मी का जीन कहता है ब्राउन होगा, पापा का जीन कहता है ब्लैक होता है, तो मैं इन जीन को एलील बुलाने लग जाऊंगी। तो एलील का मतलब होता है 2 डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ 1 जीन, है ना? एक ही यो जीन के 2 अलग कैरेक्टर। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एलील की, क्योंकि एलील पूछते हैं आपसे। ठीक है जी। या फिर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज ऑल्सो नोन एज एलील। इतना क्लियर है सबको? मैम। राइट, मूविंग ऑन। अब हम समझते हैं, अब हम बात करते हैं, अब इससे हम एक पॉइंट समझेंगे कि नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वी कॉल इट अ फ्रीक्वेंसी। तो हम एक बात समझते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? व्हाट डू यू थिंक इज अ पॉपुलेशन? मैम इंडिविजुअल्स बहुत सारे हो जाते हैं। पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स बहुत सारे हो जाने। ओके, तो अगर मैं बोलूं जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आइलैंड है, आइलैंड की हम सोसाइटी लेते हैं, है ना? तो इस सोसाइटी में बहुत सारे ह्यूमन रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन रहते हैं यहाँ पे, तो मैं एच से बना रही हूँ। तो ये भी इंडिविजुअल्स है। अब इस सोसाइटी में बहुत सारे डॉग्स भी रहते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये सारी एक ही पॉपुलेशन है। नो मैम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉपुलेशन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायो में डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप उसको रटो, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको मीनिंग समझ आए, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो पॉपुलेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर। ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफाइंड एरिया। डिफाइंड एरिया मतलब एक एरिया है जिसकी बाउंड्रीज आपको पता है। हम कहते हैं ना इंडिया है, तुम्हें पता है ना इंडिया किस बॉर्डर तक है, उसके बाद कहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से चाइना। तो जहाँ पे आपको बाउंड्री पता है, मैं उसको उस एरिया की बात कर रही हूँ कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ए डिफाइंड एरिया एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, कभी कभी ना 2 अलग स्पीशीज के डॉग्स भी इंटरब्रीड कर जाते हैं, तो ये थोड़ा खतरनाक डेफिनेशन हो जाएगी। तो हम ऐसे बोलते हैं पॉपुलेशन को, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए डिफाइंड एरिया एंड कैन इंटरब्रीड, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यो मैम। ठीक है, हाँ बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? मैम कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मेरे को भी ऐसे ऐसे सुना। तुम्हारी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है मुझे? एक सेकेंड। अच्छा, बोलना कुछ अब। हाँ, अब ठीक है। मुझे लगता है आज खाना नहीं खा के आए थे, खा के आए हैं। क्या खा के आए हो? मैम सुबह ही खाया था। सुबह खाया था? क्या हो गया? मम्मी पीटती है घर पे, खाने नहीं देती? बेटा व्रत चल रहा है तुम लोगों के? सुबह खाना खाया था? मैंने सुबह से 3-4 बार खा लिया। मैं तो बिल्कुल। मैं तो अभी भी चाय पी के आई थी बाहर। इतनी अच्छी बारिश बारिश हो रही थी, मस्त घूम के आई। मैम तो आप मोटे मोटे हो जाओगे फिर। मैं मोटू हो जाऊंगी? यस मैम। बेटा मैं कभी मोटू नहीं होंगी, मैं चबी चबी हो सकती हूँ, मोटू नहीं हो सकती मैं। पूछू पूछू सी तो बढ़िया है ना मेरे को। एक सेकेंड यार, मेरी रूम में ढूंढ रही है।
हाँ, तो मैं मोटू नहीं हो सकती, मैं बस चबी चबी हो सकती हूँ। सही है ना? ना पिलो की जरूरत है ना टेडी बेयर की, है, खुद ही से खेल लो, बूजू 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 बूजू। हंस रहे नलायको। जब मैं स्कूल में थी ना मैं अंडरवेट थी, जब मैं कॉलेज में थी मैं तब भी अंडरवेट थी। मेरा बड़ी मुश्किल से वेट पुट ऑन हुआ जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हॉस्टल में गई। मुझे लगता है हॉस्टल में लालता भैया थे हमारे कुक, उन लालता भैया की पूरियां लगी मुझे। क्योंकि एक तो वो हर सब्जी में आलू डालते थे, और पूरी वो तो ऐसे बनाते थे, पूरी में पूरी कम तेल ज्यादा होता था। तब जाके मेरा वेट पुट ऑन हुआ था। तो मैं हमेशा अंडर वेट रही हूँ, इसलिए मेरे को नहीं लगता मैं मोटी हो सकती हूँ। वैसे ही मैं मोटी हो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, तो मैं कुलू बुलू हो सकती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, इधर उधर की बातें मत क्या करो मुझसे, पढ़ने पे ध्यान दो। ओके, सो नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वी कॉल इट अ फ्रीक्वेंसी। ये कहना क्या चाहते, देखो मैं धीरे धीरे ना तुम्हें होता है ना, हम आपको ये बताएं कि लास्ट में मर्डर किसने किया था, तो पहले हम धीरे धीरे करेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं आपको करेक्टर इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में कौन से करेक्टर आएंगे। अभी टाइम लगेगा, फिर जब मैं तुम्हें सीधा हार्डी विंग में पढ़ाऊंगी तो 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रही हूँ कि ये मेरी पॉपुलेशन है ह्यूमन की, और मैं कह रही हूँ मैं इनमें ना सिंपल बात करते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइट समझना ईजी है। हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके के हाइट को लोग मिलते हैं, ठीक है, एक टॉल और एक मीडियम। नहीं, मैं टॉल मीडियम करूंगी, 4 बच्चे और कंफ्यूजन। लेट्स से हम हेयर कलर की बात करते हैं ना, अपन जनरली कौन से हेयर कलर देखते हैं? ब्लैक ये रेड वाला कौन था बेटा, कहाँ रहते हो तुम? ब्लैक देखते हैं, ब्राउन देखते हैं, Brown. है ना? 2 ही कलर दिखते हैं हमें जनरली, राइट? सो हम कहते हैं ये दोनों एलील है एक पॉपुलेशन के अंदर, राइट? तो ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, उसको हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है, कोई भी एलील है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ ये जो पॉपुलेशन थी, इसमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जरा अपनी कॉपी में लिख के खुद से समझना, तुम समझने की कोशिश करो। इतनी मुश्किल मैथ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर इतनी मुश्किल होती तो मुझसे भी नहीं हो रही होती। है ना? तो इजी है। देखो हम ये कहना चाहते हैं कि ब्लैक जितने इंडिविजुअल थे वो 80 इंडिविजुअल्स ब्लैक थे, और 120 इंडिविजुअल्स थे जिनके पास ब्राउन हेयर कलर था। ठीक है, हम इतना कह रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके ये हेयर कलर है, मैं इसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं कहूंगी, इसी को मैं बुलाऊंगी क्या, फ्रीक्वेंसी। समझ आया? Frequency. है ना? अब फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लिखूंगी, फ्रीक्वेंसी को हमेशा मैं रेशियो में लिखूंगी। अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं 80/120 कर दूंगी, तो काटो, Yes, 0 ma'am. से 0 कटा, No, ma'am. 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 जा 4, 2:3. 2 हाँ, ratio 3. तो रेशियो आ गया मेरे पास 2:3, जिसमें मुझे पता है कि मेरा जो 2 है वो है ब्लैक हेयर कलर, Black. और 3 जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, दैट इज ब्राउन हेयर कलर, है ना? Brown hair color. इतनी मैथ तो हमसे निकल गई ना, इसमें तो कुछ ma'am. तुमको ऐसे ही निकालना है। हार्डी विंगबर्ग तुमसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे, ठीक है? वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, वो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब देखो हार्डी विंगबर्ग क्या कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन है कहाँ की, दैट से कैलाश छात्रावास की, क्योंकि मेरे हॉस्टल का नाम है वो कैलाश छात्रावास। छात्रावास मेरा हॉस्टल था ये लखनऊ में, ठीक है? यहाँ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी महिलाएं आपको 2 ही हेयर कलर की मिलती हैं, एक ब्लैक एक ब्राउन। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि कैलाश छात्रावास में रहती कितनी लड़कियां टोटल, लेट्स से 200 गर्ल्स रहती है, उसमें से 80 गर्ल्स है जिनके ब्लैक हेयर कलर है, और 120 है जिसके ब्राउन हेयर कलर है। अब हार्डी विंगबर्ग अगर ये देखते कैलाश छात्रावास को, वो क्या कहते कि यहाँ जो महिलाएं रहती हैं उसमें से 2 ऐसी है, 2:3 है, मतलब 2 ऐसी है जिनके पास ब्लैक हेयर कलर है, बाकी 3 है जिनके पास ब्राउन हेयर कलर है। इतना क्लियर? जब भी मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगी अपने दिमाग में रेशियो निकाल लेंगे हम, ठीक है जी? ma'am. नंबर ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वी कॉल इट अ फ्रीक्वेंसी। अब हम एलील की बात कर रहे हैं, हमें इतना पता है कि एलील डोमिनेंट भी होती है, रिसेसिव भी होती है ना? तो वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में अगर मैं बोलूं कि कौन सा जीन डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो हमें पता ही नहीं। तो कह रहे हैं जो भी डोमिनेंट एलील है ना, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। सो पी रिप्रेजेंट द डोमिनेंट, वाइल छोटा वाला क्यू रिप्रेजेंट द रिसेसिव। ये नीट का क्वेश्चन है, आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली नीट का क्वेश्चन है। Which one represents what? So P equals to dominant allele and Q represent to recessive allele.
अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में मान लो मेरे को पता है डोमिनेंट फीचर है ब्लैक हेयर कलर पड़ा है मेरे पास, मुझे ब्राउन हेयर कलर का नंबर निकालना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला निकाल रखा है। कहते तुम फॉर्मूला लगाना P + Q = 1। वो कहते हैं क्योंकि देखो रेशियो में बात कर रहे हैं ना हमेशा, तो ये हमेशा ना वैल्यू को 1 के अंदर ही रखेंगे, ऊपर नहीं टपाते। तो वो कहते हैं कि हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो आप सिंपली लिखो P + Q = 1। यानी कि अगर आप जानना चाहते हो ना डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको अगर रिसेसिव की पता है तो आप डोमिनेंट की निकाल लोगे, डोमिनेंट की पता है तो रिसेसिव की निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? एक वैल्यू दी होगी वो 1 की साइड ले जाएंगे, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यही कर लेते हैं, इसको इतना सोचना क्यों है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील फॉर हेयर कलर ब्राउन इज, डोमिनेंट की वैल्यू है मेरे पास 0.2। तो मुझे बताओ रिसेसिव की क्या होगी, निकाल के बताओ, निकालो। 0.8। चैट में लिखते हैं बेटा, 0.8। चैट में लिखते हैं, चैट में लिखते हैं बेटा, क्या हो गया, सब बच्चों को मौका दो ना। ऐसे मत किया करो यार, सबको मौका दिया करो। देखो अगर किसी का बहुत छोटा सा भी मैथ वीक है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई पता है किसमें है? अगर आपको पता है आपका क्या वीक है, आपको पता है वो पेपर में आना और आप वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। जब भी मैं यूरिन वाला चैप्टर बनती हूँ ना, वो आते हैं ना टाइडल वॉल्यूम, आपको याद है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑल, मैं उसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं उसमें ना हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। तो अब मैं किसी को इंटरव्यू देने जाऊंगी तो वो मुझसे पूछ सकता है ना, तो अगर मैं वो प्रिपेयर करके नहीं गई तो मेरी गलती है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो अगर मैथ में कंफ्यूजन है तो करके देखा करो, फिर तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अब मुझे निकालना है, अब डोमिनेंट तो पी की वैल्यू होती है तो मैंने लिख दिया 0.2 + Q = 1। मुझे पता है अगर आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का ही साइन है, और जब भी आप किसी वैल्यू को दूसरी साइड लेकर जाते हो तो साइन उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा Q = 1 - 0.2। अब 1 - 0.2 में बड़ा कौन है? 1। तो जो बड़ा होता है अपन उसको ऊपर रखते हैं, 1.0, और नीचे वाली वैल्यू रहेगी 0.2। याद रखना जीरो के एक तरफ ही रखना, मतलब पॉइंट के आसपास नंबर सेम रखना, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, इट इज 1। अब मैं इसको करूंगी माइनस, तो मैं इसको जब काट दूंगी तो 10 में से 2 गए, वुड बी 8। 8। हाँ, और इसने वैल्यू ले ली, राइट। तो मेरे पास आंसर बचा 0.8। सो मुझे क्यू की वैल्यू मिल गई 0.8। अब मैं बता सकती हूँ ना कि जो रिसेसिव वैल्यू थी उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है पॉपुलेशन में, राइट। मैम। तो हार्डी विंगबर का जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो ये था, निकालना आ गया। मैम। बहुत डिफिकल्ट था? नो मैम। हाँ, नो। तो बस फिर ऐसे ही होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लगता है डिफिकल्ट। अभी तक हमें क्लियर है ना? अभी तक हमने छोटी छोटी सी बातें करी थी, राइट। क्लियर है ना इतना? तुम्हें ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जो दूसरा फॉर्मूला है हार्डी विंगबर का, दैट इज p² + 2pq + q² = 1। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। आपको पता है क्या पूछ लेंगे? वो फॉर्मूला लिख के पूछते हैं और पूछते गलत है, p - q = 1 लिख देंगे, पूछेंगे सही फॉर्मूला बताओ। तो अगर आपको पहले तो याद रखना हार्डी विंगबर में हर जगह प्लस का साइन है, माइनस कहीं है नहीं। दूसरा बच्चे यहाँ गलत करते हैं, देखो p² का मतलब है मैं किसकी बात कर रही हूँ? होमोजाइगस नहीं, यहाँ पर 2 एलील है, यहाँ पे दोनों एलील लिखेंगे आपको, है ना। अकेला p मतलब एक क्रोमोसोम, 2 p मतलब 2, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। ये है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। नहीं बेटा पूरा बोल, क्योंकि गलती यही होती है, होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अगर मैं बीच में जाऊंगी ये तो होमोजाइगस नहीं है ना, दिस इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हो गई, ये अभी भी डोमिनेंट ही, क्योंकि p है ना इसके पास, तो p तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तुम्हें क्वेश्चन पता है क्या आता है? वो बोलते हैं, वो तुम्हें सब वैल्यू देते हैं, वो तुमसे पूछ रहे हैं हेट्रोजाइगस की वैल्यू बताओ। याद रखना हेट्रोजाइगस में p और q अगर साथ लिखे हैं, दैट मींस इट मींस p * q होगा, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, राइट। और इनके साथ ऐसे लिखा है ना, इसके साथ 2 भी ऐसे लिखा है, मतलब इसके पास भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना। क्लियर? ये ऐसे मैम। तो जिसको नहीं पता वो लिख लो, जिसको नहीं पता लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने छोटू वाले फॉर्मूला में लगाना तो सीख लिया, बड़े वाले फॉर्मूला में लगा लेंगे, खत्म तेरी, इसमें तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में। चलो आगे। मैम।
तो अब वो ये तुमसे ये पूछ रहा है कि एक कला छात्रावास में, मैं मान गया किसी के पास ब्राउन हेयर कलर है, किसी के पास ब्लैक हेयर कलर है, कोई उसमें से पी वाला है, कोई कोई ऐसा है जो होमोजाइगस रिसेसिव वाला है, लेकिन ऐसे भी है जो हेटेरोजाइगस भी होंगे। तो उसको तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो तुम कैसे लगाओगे। पहले फॉर्मूला लिख लो सेकंड वाला एंड गिव इट अ ट्राई। पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दोनों लिखो और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। इट इज ओके जितना भी होगा, जस्ट गिव इट अ ट्राई और आंसर चैट बॉक्स में लिखना। पहले 10 आंसर आएंगे ना उस टाइम मैं करा दूंगी क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पहले फॉर्मूला तो लिख ना, गिव इट अ ट्राई। ट्राई सब करेंगे, देखो सिर्फ वही बच्चा सीख पाएगा जो ट्राई करेगा। और फुल परमिशन है, गलत कर सकते हो। कर लोगे तुम आराम से पढ़ना क्वेश्चन। I'll wait for first 10 answers. चलो 2 मिनट्स और वेट करूंगी, कोई आंसर आता है तो ठीक है। ओके चलो आंसर आने स्टार्ट हो गए। गुड गुड रिया। आंसर मुझे पता नहीं क्या है, मैंने अभी सॉल्व करना है तेरे साथ, लेकिन तूने आंसर तो किया, दैट्स अ गुड वन। चलो जी ट्राई करते हैं। सब स्क्रीन पे देखो और अपनी कॉपी से मैच करके देखना कि तुम उसी डायरेक्शन में थे या नहीं, है ना। क्योंकि जिसका मैथ थोड़ा वीक होता है ना, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाता कि उससे होता नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मुझसे होगा। तो कॉन्फिडेंस तो एक बहुत बड़ी की है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो हो नहीं पाएगा। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होता है ना। चलो देखते हैं। अ जीन लोकस हैज 2 एलील, ठीक है, एक जीन है लोकस पे 2 एलील पड़ी है, ए एंड छोटा ए, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे पता पी, मैं हमेशा p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 साइड में लिख लेती हूँ, मुझे याद रहता है ये डोमिनेंट था भाई, ये रिसेसिव था। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.4 दे रखा है, तो दिस इज अ गिवन वैल्यू। मैथ में ऐसे करते थे ना कभी, 0.4। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, वो तुमसे पूछ क्या रहा है, होमोजाइगस। जब उसने होमोजाइगस बोला मतलब वो अकेला नहीं पूछ रहा, वो स्क्वायर वाला पूछ रहा है। होमोजाइगस डोमिनेंट, वो पूछ रहा है पी स्क्वायर का क्या होगा, वो पूछ रहा है हेट्रोजाइगस का क्या होगा। अब जब हेट्रोजाइगस है वो पी क्यू नहीं पूछ रहा, वो 2 इंटू पी क्यू पूछ रहा है। तुम्हें याद है ना फॉर्मूला में 2 इंटू है हमेशा, राइट। तो वो तुमसे ये पूछ रहा है एन, वो तुमसे रिसेसिव इन होमोजाइगस रिसेसिव भी पूछ रहा है स्क्वायर। तो पहले तो जब मैंने होमोजाइगस देखा मुझे इतना याद आ गया कि यार ये मेरे से ना डबल पूछ रहा है, तो मेरे से फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा मुझे, p square क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लगाना पड़ेगा।
है ना। लेकिन जनरली जब भी मुझे ये फॉर्मूला लगाना हो, जब भी ये फॉर्मूला लगाना होता है ना, पहले वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाता है, लंबे वाले क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है। तो मेरे पास पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू से मैं क्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, मैं लिख दूंगी 0.4 सॉरी 0.4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यू यहाँ छोड़ के जाऊंगी, 1 माइनस 0.4, है ना। फिर मैं ऐसे साइड में लिखूंगी 1.0 0.4, तो 10 में से 4 के कितने हुए, 6.0, तो 0.6, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई 0.6, राइट। अब देखो, अब मुझे सबसे पहले पी स्क्वायर निकालना है, तो पी की वैल्यू मेरे पास है 0.4 इंटू 0.4, यही करेंगे ना। यो मैम तो 0.4 इंटू 0.4 0.16 है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.16। मेरा एक आंसर तो आ गया 0.16, तो लिख देते हैं। तुम्हारा ना ऐसे आंसर निकल गई, तुम्हें आधे में ही वैसे क्वेश्चन सॉल्व लेता है, पर पूरा कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास सेकंड देखती हूँ, सेकंड मेरे पास है क्यू, क्यू की वैल्यू है मेरे पास 0.6। अब क्यू स्क्वायर निकालना है मेरे पास, 0.6 इंटू 0.6, आंसर वुड बी 0.36 0.36। तो चलो मैंने इसकी वैल्यू भी लिख ली 0.36, 0.36, है ना। ये दोनों तो हो गई, राइट। एक बार ये लिख लो, मैं इसको रब कर दूंगी, मेरे पास जगह नहीं है। लिख लिया। यो मैम अब देख बेटा, अब है जो जो सबसे ज्यादा नीट पूछता है वो हेट्रोजाइगस की पूछता है। हेट्रोजाइगस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला इज 2 इंटू पी की वैल्यू, बेटा पी की वैल्यू डालनी है, पी स्क्वायर की नहीं, पी स्क्वायर मत डालना। तो 2 इंटू 0.4 इंटू इंटू 0.66 तो 0.4 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 0.24 और इंटू 2 कर दो अगर मैं उस वैल्यू को, दैट वुड बी नो मैम 0.24 into 2 हाँ जी। अच्छा मेरे को पूरा करके दिखा दो, 0.48 0.48, हाँ ठीक है ठीक है। तो टोटल की वैल्यू आप बता रहे हो 0.48, राइट। तो आपको हेट्रोजाइगस में याद रखना है बेटा 2 से इंटू करना है, भूल मत जाना। और पी एन क्यू की वैल्यू डालना है, स्क्वायर की नहीं डालनी है, राइट। तो पी टू पी क्यू की वैल्यू मिल गई आपको, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो ये रही आपकी पहला आंसर, ये रहा आपका दूसरा आंसर जो उसने पूछा था, और ये रहा आपका तीसरा आंसर। क्लियर है, है ना। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, ऐसे ही होता है। नाउ व्हाट इज इफ यू वांट टू नो अबाउट हेट्रोजाइगस एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो अगर आपको हेट्रोजाइगस डालना है तो कौन से पार्ट को आपको, ये नीट का क्वेश्चन है ये, कि अगर हेट्रोजाइगस की पॉपुलेशन निकालनी है तो फॉर्मूले का कौन सा पार्ट यूज होगा। आपसे क्या पूछ रहा है वो, किसकी वैल्यू पूछ रहा है। 2PQ हाँ वो आपसे पी क्यू की पूछ रहा है, 2 हम फॉर्मूला में लगाते हैं, राइट। तो पी क्यू इज हेट्रोजाइगस, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही, क्योंकि डोमिनेंट है उसमें तो डोमिनेंट ही एक्सेस करेगा। मैम और ये वाला हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। फॉर्मूला के एंड में इक्वल्स टू 1 आता है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है, राइट। तो हर तरीके से कंफ्यूज करने की बात करते हैं। नाउ व्हाट दे एक्चुअली मेंट बाय, इफ द रेशियो ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन अ पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग देन वी कॉल इट दैट दिस पॉपुलेशन अंडर हार्डी-विंगबल इक्विलिब्रियम। अब तुमने दोनों फॉर्मूला लगाने तो सीख लिए, अब हार्डी-विंगबल इक्विलिब्रियम कहता क्या है मैं तुम्हें ये बताऊंगी। तुमने पहला पार्ट क्लियर कर दिया फॉर्मूला वाला, कांग्रेचुलेशंस, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट खत्म, अब मैं तुमको थ्योरी वाला कराऊंगी, ठीक है जी। चले थ्योरी की तरफ। हार्डी-विंगबल इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, हार्डी-विंगबल इक्विलिब्रियम कह रहा है कि ये रही पॉपुलेशन, ठीक है। इस पॉपुलेशन में फर्स्ट जनरेशन आई, ये फर्स्ट जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी लेट्स से हेयर कलर की, हेयर कलर है, हेयर कलर वही था, कौन से लिए थे हमने, हाँ। अब ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से सुनना, समझ आ गई तो हो जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में रेशियो था 2:3, उसने कहा जो सेकंड जनरेशन आई ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए या कम हो गए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेशियो हेयर कलर का 2:3 रहा। कह रहे सेकंड थर्ड जनरेशन आई ना, तब भी रेशियो ऑफ हेयर कलर 2:3 रहा। वो कह रहे हैं जितनी मर्जी जनरेशन आ जाए रेशियो ऑफ हेयर कलर इतना ही रहेगा। मतलब 80, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं कि 80%, 200 में से हम वैल्यू निकाल रहे थे ना, राइट। मैम 80 की जो वैल्यू 80 है जो ब्लैक हेयर वाले होंगे, 120 है जो ब्राउन हेयर वाले होंगे। वो कह रहे हैं हर जनरेशन में ऐसे ही होगा। अब तुम मुझे बताओ कैसा होता है,
नो मैम। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो अब हार्डी विंबर क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे थे कि द रेशियो ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन तुमको मिल गई दुनिया में जहाँ पे हर जनरेशन में रेशियो उनके हेयर कलर का, स्किन का, उनके सारे फीचर का सेम रहा, तो मैं कहूंगी वो पॉपुलेशन हार्डी विंगवल इक्विलिब्रियम में है। नेचर में ऐसी पॉपुलेशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम रिसर्च में बहुत यूज करते हैं, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है जी। तो हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम वो कहता है जो एक्चुअल में नेचर में तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा। दैट इज कि हर पॉपुलेशन में सेम ही रेशियो है उनके जीन का। मतलब कि ह्यूमन में बस यही रेशियो मेंटेन है कि अगर मैंने बोला ना 4 इंडिविजुअल ब्राउन हेयर कलर के तो 8 ब्लैक के थे, तो ऐसे ही रेशियो चलेगा सदियों से, कभी बदलेगा नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको समझ आया हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ठीक है। अब कैन यू टेल मी व्हेन इट विल बी पॉसिबल दैट पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग विल हैव सेम एलीलिक फ्रीक्वेंसी? क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं कहूँ, चलो हाइपोथेटिकली बनाते हैं कि बच्चों की, पेरेंट्स की, बच्चों की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सबकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा क्या करूं कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम हो? क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कोई चेंज ही नहीं आना चाहिए? क्या ऐसा क्या क्या फीचर होंगे कि कुछ मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ही नहीं आएगा? सोच के बता। मतलब अगर उनके जो क्रोमोसोम पे है जीन्स चेंजेस ना हो तो उनके रेशियो सेम रह जीन चेंजेस सकती कब है होते हैं? क्रॉसिंग में। यस, विल हैव सेम एलीलिक फ्रीक्वेंसी व्हेन फर्स्ट, वहां पे क्या हो, वहां पे क्या ना हो, क्रॉसिंग ओवर, है ना। नो रिकॉम्बिनेंट बोल दो, नो रिकॉम्बिनेशन, वेरी गुड। किसने बोला था ये? मैम प्रीति। गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। और क्या हो, सोचो सोचो, इसी से रिलेटेड एक है, हुगो दी से रिलेटेड है कुछ। म्यूटेशन। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाँ, नो म्यूटेशन बेटा, अगर म्यूटेशन होगी तो चीजें बदल जाएंगी ना, इसको तो बदलना नहीं है, कहता नो म्यूटेशन, है ना, तेरा नॉन म्यूटेशन। और मैम नेचुरल सिलेक्शंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर ने सिलेक्ट कर लिया एक ही फीचर को तो दूसरा तो कम हो जाएगा ना, ये होना ही नहीं यस चाहिए। मैम। और ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये छोटी पॉपुलेशन में एप्लीकेबल नहीं है, ये बड़ी पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। तो स्मॉल पॉपुलेशन होगी तब भी ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। चलो ये फीचर यहाँ आगे नहीं, इतना सा समझ आया आपको ये फीचर्स, है ना। सो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कोई म्यूटेशन ना हो, कोई इवोल्यूशन ना हो, नॉन रैंडम मेटिंग हो। नॉन रैंडम, रैंडम मेटिंग क्या होता है? मैम एकदम मीटिंग होनी रैंडमली। रैंडम का मतलब क्या है कि अचानक कोई नहीं, अगर कोई नहीं, किसी नहीं, एक से। हाँ, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रैंडम का मतलब होता है ऐसे ही, नॉट सिलेक्टिव, नो सिलेक्शन। जैसे किसी भी ह्यूमन ने, किसी भी फीमेल ने किसी भी मेल से शादी कर ली, उसने कोई फीचर नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि उसको कोई फीचर नहीं चाहिए कि हाइट ऐसी होनी चाहिए या कास्ट कल्चर होना चाहिए या एजुकेटेड होना चाहिए, कुछ नहीं देखा, रैंडमली मीटिंग है, रैंडमली किसी से भी वेडिंग हो रही है, सो दैट इज रैंडम। नॉन रैंडम का मतलब है सिलेक्टिव, है ना, कि यो सिलेक्टिवली मैम। मीटिंग होनी चाहिए, है ना। तो नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए, राइट। मतलब सिलेक्टिव है कि ब्राउन और ब्लैक, मतलब ब्राउन वाले ब्राउन से कर रहे हैं मीटिंग, ब्लैक वाले ब्लैक से करे, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग होगी, सोचो ब्राउन और ब्लैक ने अगर बेबी प्रोड्यूस कर दिया तो बच्चे के पास तो कोई भी जीन जा सकता है ना, रेशियो खिसक जाएगा, राइट। तो मीटिंग हमेशा नॉन रैंडम होगी। अब ह्यूमन में कैसी मीटिंग होती है, रैंडम, नॉन रैंडम? मैम नॉन रैंडम। नॉन रैंडम, नॉन सिलेक्ट कर, रैंडम। हाँ। तो नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, राइट, इनमें यो होनी यो चाहिए, बट पर हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी फीचर हम फॉलो नहीं करते। पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बताऊंगी जिसमें पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है, तो उससे कंपेयर करके क्वेश्चन आता है। तो हार्डी विंगर में पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है ये फीचर लिखो। सेकंड क्वेश्चन हार्डी विंगर का यहाँ से बन रहा है, ठीक है, कि हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम कब होगा? मैम डन। डन, शाबाश।
और भी तो फीचर हो सकते हैं जो आपने पीछे क्या लिखाया था, No natural selection, no नो range. रिकॉम्बिनेशन, हाँ रिकॉम्बिनेशन प्लस नो नेचुरल सिलेक्शन, ये भी ऐड कर लो, राइट, शाबाश, गुड, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देख लिया हार्डी विंबर क्या कहते हैं, हार्डी विंबर क्या कहते हैं पहले मेरे को बताया कोई, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तुम्हें जितना समझ आता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड बता दो, इसको समझने में टाइम लगता है, तुमको जितना समझ आए वैसा बताओ। हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम क्या, हार्डी विंबर क्या कह रहे हैं, वो बैठे हैं ऊपर नीचे किसी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा, कौन ट्राई करना चाहेगा, चलो कौन ट्राई करना चाहेगा। Allylic. नहीं बेटा हाथ खड़े करने पड़ेंगे तुझे, एनोनिमसली नहीं बोलना, रेज योर हैंड। तमन्ना। मैम उन्होंने बताया था कि मैम जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मैम वो एक डिफाइन एरिया में रहते हैं और मैम उन एंड कैन इंटरब्रीड। नहीं मैम वो तो फिर पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा था, मैम उन्होंने 2 फॉर्मूले दिए थे जिसको नहीं पी नहीं को उन्होंने कहा क्या था, रट्टा नहीं, रट्टा तो तू खुद मान लेगी, मेरी क्लास की जरूरत नहीं है तुझे, कर लेगी वो, तुम सब कर लोगे। मैं पूछ रही हूँ उन्होंने कहा गया था, मीनिंग बता, अपनी भाषा में बता। प्रीति मदद करोगी, क्या कहा था बेटा, कि जो हमारे पॉपुलेशन में नंबर ऑफ एलील्स है उनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और जो हमारा उन्होंने बताया था कि जो पी पी को हमने लिया था उसको बोलते हैं डोमिनेंट फीचर एलील और क्यू रिप्रेजेंट होता है रिसेसिव फीचर एलील। उनके बाद उन्होंने फॉर्मूलाज दिए थे पी उन्होंने कहा प्लस। क्या था, फॉर्मूला नहीं, उन्होंने थ्योरी में क्या कहा था, कि एक पॉपुलेशन में ऐसे करके क्या बोला था, फॉर्मूला नहीं पूछ रही। दीक्षा तुम ट्राई करोगी बेटा, मैम ने कहा था कि जो एलील फ्रीक्वेंसी की रेशियो होती है वो सेम होती है पेरेंट्स में भी और ऑफस्प्रिंग में भी। ये पूछ रही थी मैं, गुड बेटा, कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सक्सेसिव जनरेशन में सेम रहती है विद इन अ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन है, एक हॉस्टल को हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना कैलाश छात्रावास, कि वहां पे हेयर कलर की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ना हर जनरेशन में सेम रहेगी, ठीक है, वो ये कहते थे, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 2 फॉर्मूला दिए थे, राइट, तो प्रीति बताएगी 2 फॉर्मूला कौन से थे। फर्स्ट था P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सेकंड 2 Q P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट, 2 फॉर्मूला दिए थे, गुड, कर लो नीचे आता। अब तीसरी बात उन्होंने बोली कि हार्डी विंगबल इक्विलिब्रियम, एक पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जब कुछ फीचर्स फॉलो होंगे, तो वो कौन सी 6 चीजें हैं, अगर हो तो एक पॉपुलेशन में हार्डी विंगबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। प्रिया। मैम नो म्यूटेशन, हम्म नो इवोल्यूशन, हम्म नो रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग, हम्म और पॉपुलेशन साइज वो जो होगा लार्ज होगा, हम्म और नो रिकॉम्बिनेशन होगी, और नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होगा। हाँ शाबाश, ये कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर होंगे कि अगर वो हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए तो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इस पॉपुलेशन में मैं कह रही थी हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम है, मैं क्या करूं कि हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, क्या लगता है क्या करना चाहिए, म्यूटेशन करवा दो, म्यूटेशन करा दो, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम हिल गया, रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल सिलेक्शन करा दो, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम हिल गया, रैंडम मेटिंग करा दो, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम हिल गया। इसके अलावा ये फैक्टर तो तुम पीछे से ही कर लेते ना, इनका ऑपोजिट कर दो, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, है ना, तो इसका ऑपोजिट होगा। इसके अलावा 2 फीचर है, जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ये लिख लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, राइट। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जीन माइग्रेशन समझते हैं, जीन माइग्रेशन क्या है, तो हम 2 आइलैंड ले लेते हैं, ठीक है, तो पहली स्टोरी है आइलैंड की, तो एक आइलैंड है, इस आइलैंड पे आपको हेयर वाले कौन से एनिमल है, बैल ले लेते हैं हम, चलो भालू लेंगे हम अलग अलग तरीके के, ठीक है। इस वाले पे आपको 2 तरीके के भालू मिलते हैं, एक मिलते हैं फॉर ब्लैक हेयर कलर और एक मिलते हैं रेड हेयर कलर वाले, ठीक है, तो उनके पास जीन है,
कैपिटल बी होगा तो ब्लैक हेयर कलर होगा, और छोटे वाला बी होगा तो स्मॉल हेयर, सॉरी रेड हेयर कलर होगा। तो मुझे बताओ ये आइलैंड ए है, इस आइलैंड का नाम बताओ, कोई नाम रखते हैं इसका, नाम बोलो बोलो बोलो। अमेज़न। क्या दोबारा बोल। अरे बेटा आइलैंड का नाम ही तो रखना है, बोलो। मैम अमेज़न बोला था मैंने। ग्रीनलैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड तो आइलैंड का नाम कहाँ से हो गया। ग्रीनलैंड। मैम अफ्रीका। अफ्रीका नहीं यार, अफ्रीका खुद से नाम जनरेट करने को बोल रही हूँ मैं। हम खुद से टुम्बक, बनाना है। हाँ टुम्बकटू है ये। तो टुम्बकटू में आपको दो तरीके के भालू के जीन मिल रहे हैं, कैपिटल बी से ब्लैक और स्मॉल बी से रेड हेयर। तो मुझे बताओ टुम्बकटू में कौन से वाले भालू ज्यादा है, काले बाल वाले या फिर रेड। मैम ब्लैक वाली। हाँ। अब दूसरा आइलैंड है, इसका नाम बताओ कोई, बताओ। रूबाजुबा। रूबाजुबा। तो रूबाजुबा आइलैंड पे आपको भालू मिलते हैं रेड और ब्लैक वाले। कौन से वाले भालू ज्यादा है, रेड वाले है ना। रेड हेयर अब वाले। है ना, अब भालू ना ऐसे एक दिन सो गए, खराटे मार रहे, और गलती से बीच में था पानी, पानी के साथ गलती से तैर के निकल लिए दूसरे आइलैंड पे। भालू को कुछ नहीं पता होता, उन्होंने बहुत सारी मच्छी खाई, अरे हो मजा आ गया मजा आ गया, और तैर गए, सो गए और सोते सोते तैर गए गलती से, उनको पता नहीं चला। ठीक है, तो रैंडमली चले गए, रैंडमली गए हैं, इंटेंशनली नहीं गए थे, कुछ हुआ और रैंडमली यहाँ से ये चले गए। तो कुछ भालू रैंडमली दूसरे आइलैंड पर चले गए, टुम्बकटू से रूबाजुबा पे चले गए। क्लियर ये बात। तो ये वन ऑफ द कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो सम माइग्रेट रैंडमली, कुछ रैंडमली माइग्रेट कर दे कि चलो दूसरे आइलैंड पे सोते सोते निकल लिए वो। ठीक है, जब वो सोते सोते निकल लिए, तो अब मुझे बताओ थोड़े टाइम के बाद आप देख रहे हो कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है। तो ये जो पहला हमारा आइलैंड था टुम्बकटू, अब उसमें आपको कौन से भालू ज्यादा दिख रहे हैं, रेड। और दूसरे वाले में आप कौन से ज्यादा दिखा है, रूबाजुबा में। ब्लैक। हाँ। तो आपने देखा कि देखो ब्लैक, जब ब्लैक वाले वहां गए, ब्लैक वालों ने मीटिंग करी, और मीटिंग करते करते रैंडमली अपनी पॉपुलेशन वहां पे उन्होंने इंक्रीज कर ली, है ना। तो इससे देखो, तो गया एग्जैक्टली कौन, जीन गया ना। तो जब जीन जो हमारा था ब्लैक वाला, जब वो वहां पर चला गया, तो उसने अपना नंबर भी इंक्रीज कर लिया। तो जब एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई जीन माइग्रेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन। यस, gene migration. So from one place to another, gene is migrated randomly. रैंडमली गया था, भालू तो सोते सोते निकल लिए थे ना, जान के नहीं गए थे। तो ये आपको आएगा कि जीन माइग्रेशन क्या है। जीन माइग्रेशन सिंपल है, दो आइलैंड्स के बीच में इंडिविजुअल रैंडमली एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में चले गए और वहां बस गए, तो हम कहेंगे जीन माइग्रेशन हो गया। लेकिन रैंडमली गए थे, ऐसे डिसाइड करके नहीं गए कि हम सिर्फ काले भालू का झुंड जाएगा, कुछ नहीं, खा के एकदम भंड होके लेटे हुए थे, उसमें से कुछ तैर के निकल लिए, है ना, उनको पता भी नहीं चला। तो रैंडम हुआ यहाँ पे। तो रैंडमली जब एक जीन दूसरी पॉपुलेशन में जाके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ले, उसको हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। नाउ दिस विल चेंज एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन। देखो जहां से वो चलेगी वहां पर उनकी पॉपुलेशन कम होगी, जहां पर वो नई जगह गई है वहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जिस आइलैंड से जाती है लोग, जैसे इंडिया से लोग कनाडा जा रहे हैं, तो इंडिया से जा रहे हैं ना, तो जो जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट। तो कहते हैं यहाँ से इमिग्रेशन हुआ है जीन का, जीन बी का। और जहां जिस आइलैंड पे भालू आए हैं उन्हें हम कहते हैं आना, इन, दैट इज इमिग्रेशन। ये बात समझ आई। तो दोनों तरफ जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज तो हो गई, ठीक है। सो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, जैसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बेटा, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना, उसका तो मतलब ये था कुछ चेंज मत करो। हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम पता क्या है, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम हम है, हम चाहते हैं ना हमारी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही हो जैसा है, हमें बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हम घर पे रहते थे हम अच्छे से रहे, हम चाहते हैं हम स्कूल जाते थे हमारे दोस्त सब बढ़िया से रहे, हम चाहते हैं हम सब बिल्कुल खुशहाल रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारा स्कूल भी चेंज हो जाता है, हमारे हर रोज दोस्त भी चेंज हो जाते हैं, फिर एक दिन हमें कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी तरीके से आप घर से भी शिफ्ट होते हो। तो आप, हम सारे इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम है, और हम सब यही चाहते हैं। लेकिन कोई ग्रो नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम के साथ। तो अगर आपको ग्रो करना है तो इवोल्यूशन तो होगा, क्योंकि नेचर का रूल है, बदलाव तो आएगा, हम चाहे ना चाहे, राइट। तो हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम हम है। तो जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है हम कहते हैं हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही पॉपुलेशन का नंबर इधर उधर हो गया हम कहेंगे ये डिस्टर्ब हुआ।
समझ आया? ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो जीन माइग्रेशन है कॉन्टिन्यूसली चलता चला जा रहा है, ठीक है, भालू इधर से उधर जाते चले जा रही है, रोज खा के मच्छी खा के भंडों पे सो जाते हैं, तैरते तैरते निकल लेते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस जीन माइग्रेशन होता है उसको अब हम बुलाते हैं जीन फ्लो। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्टिन्यूस जीन माइग्रेशन दैट इज नोन एज जीन फ्लो। ये नीट का क्वेश्चन है, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। तो याद रखना, माइग्रेशन का मतलब है एक इंसान दूसरे देश गया, इंडिया से कनाडा चलेगी, ये जीन माइग्रेशन था। चलते ही चले जा रहे हैं सारे कनाडा, दैट इज अ जीन फ्लो। क्योंकि फ्लो का मतलब होता है पानी की लहरें लगातार एक डायरेक्शन में जाती है, तो फ्लो कहते हैं ना हम। तो जब जीन माइग्रेशन लगातार हो तो वो जीन फ्लो है। क्लियर? ठीक है, तो कैन यू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो इन योर लैंग्वेज? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अपनी भाषा में बताएंगे। मेरे को ये वर्ड नहीं चाहिए जो मैंने लिखे, ये मुझे आते हैं, ठीक है? तो तुम मुझे अपनी भाषा में एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें देख के बता रही हूँ ना कि मैं यहाँ से कनाडा चलेगी, जीन माइग्रेशन। लेकिन अगर सब कनाडा आने लग गए तो जीन फ्लो। अब तुमको एग्जाम्पल देख के बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, जो तुम्हारे मन में एग्जाम्पल है। यूज योर क्रिएटिव माइंड, जितना माइंड क्रिएटिव करोगे ना जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखो नंबर सबके आ जाते हैं और कॉलेज वॉलेज भी सबके निकल जाते हैं, लेकिन स्मार्टनेस अपना दिमाग यूज करते करते आती है। और नंबरों का कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप स्मार्ट नहीं हो, इट्स अ फैक्ट, यकीन मानिए। यूज योर ब्रेन एंड डाउन राइट डाउन कोई भी एग्जाम्पल, खुद बना के लिखो। अब कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो स्टार्ट तो करो, 1 मिनट दूंगी मैं। हाँ पायल बोलो। मैम जैसे अगर एक भालू है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड गया तो वो जीन माइग्रेशन हो गया, और अगर उसी के पॉपुलेशन के सभी भालू दूसरे आइलैंड पे जाने लगे तो वो जीन फ्लो हो गया। हाँ सभी तो नहीं, कुछ तो पीछे भी रह जाएंगे, पर हाँ मैक्सिमम उसी वही माइग्रेशन में करते रहे तो वो जीन फ्लो हो गया। गुड, नाइस। और कोई ट्राई करेगा? मैम मैम जैसे कि मैम जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मैम वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो मैम वो जीन माइग्रेशन हो गया। और जब पोलन ग्रेन्स मतलब एकदम ही फ्लो होते मतलब ट्रांसफर होते रहे तो मैम वो जीन फ्लो हो जाएगा। अगर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक मतलब जोग्राफिकल एरिया अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हाँ फिर वो हो सकता है। नाइस यार, ये बहुत अलग एग्जांपल था। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा नेम? मैम तमन्ना। तमन्ना। गुड तमन्ना। और कोई? हाँ मैम बोलो बोलो। चैट बॉक्स में लिखा है। अच्छा चैट बॉक्स में लगा। मैम अगर कोई बकेट से पानी निकाले ही जा रहा है वो जीन फ्लो। अच्छा चलो, इसमें देसी एग्जांपल दिया कि मैंने एक मग्गा पानी निकाला तो जीन माइग्रेशन, लेकिन मैं पानी निकालती चली जा रही हूँ जीन फ्लो। बस बकेट खाली मत करना, ठीक है? गुड गुड, ये अच्छा था, ये क्रिएटिव था। नाइस, गुड गुड गुड, चलो मजा आया ये। डन। तो ये वाले पॉइंट्स हमें क्लियर है। अब हम समझते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर है। म्यूटेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, रैंडम मेटिंग क्या है, जीन माइग्रेशन क्या है, बचा गया? जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब है, याद रखना जिन वर्ड्स को अंडरलाइन करा है, क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। तुम पीवाईक्यू लगा लो, यहीं से हो जाएंगे बिना समझे भी। सडन होगा, रैंडम होगा, स्मॉल पॉपुलेशन होगी। ये 3 वर्ड पे इतने क्वेश्चन आते हैं ना, कहने की हद नहीं। छोटी पॉपुलेशन में होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, हमेशा सडन होगा अचानक से, और रैंडम होगा, किसी ने डिसाइड नहीं किया था पर चेंज आ गया किसी की एलीलिक फ्रीक्वेंसी में। अब इसको एग्जांपल कैसे लेते हैं? लेट्स से कि सोनाक्षी है क्लास में, नहीं
चलो इस क्लास में सोनाक्षी नहीं है तो इस क्लास में हम किसको ले लें? शिल्पी को लेते हैं। शिल्पी ने हाथ खड़ा कर रखा है। तो शिल्पी शिल्पी वॉज वॉन्डरिंग इन द गार्डन। बस शिल्पी घूम रही थी गार्डन में। ठीक है जी, ठीक है शिल्पी, है ना? शिल्पी बावली अपने बाल बिखराए हुए घूम रही थी ऐसे मस्त पंछी बड़ू उड़ती फिरू मस्त पवन में। क्लास कैंसिल हो गई। लेकिन शिल्पी के बाल टांगे हम बनाएंगे थोड़ी डेंजरस। ठीक है शिल्पी, वैसे माइंड नहीं करना तुमने कि तुम्हारे पैर इतने बड़े कैसे हो गए। स्वेलिंग होगी। हाँ, तो शिल्पी मस्त जा रही थी ला 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 ला। शिल्पी को पता ही नहीं चला कि नीचे बीटल्स घूम रहे थे। बीटल्स देखे होंगे आपने, प्यारे प्यारे नूनू। तो रेड कलर की बीटल पॉपुलेशन भी थी वहां पर उस एरिया में, और उस एरिया में ग्रीन कलर की, ग्रीन नहीं हम बनाते हैं ब्लू कलर की बीटल पॉपुलेशन, येलो बनाएंगे, येलो कलर की बीटल पॉपुलेशन भी थी। अब यार ये तो रैंडम थी ना, सारी जगह फैली है ना? अब देखो है तो पॉपुलेशन छोटी ना, एक ही गार्डन की मैं बात कर रही हूँ जिस पार्क में शिल्पी हमारी घूम रही थी। ठीक है, तो ये रैंडम थी। शिल्पी आई, शिल्पी ने क्या किया, चलते 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 शिल्पी ने कर दिया पाप, शिल्पी ने कुचल दिया ये। शिल्पी ने रेड बीटल्स की पॉपुलेशन कुचल दी। सोचो तुम, हद हो गई शिल्पी, क्या करती हो तुम, नीचे नहीं देख सकती? शिल्पी को कोई आइडिया नहीं कि उसने क्या किया, वो भी ला 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 गा रही है। ठीक है, तो शिल्पी ने रेड बीटल की पॉपुलेशन कुचल दी। कुचल के शिल्पी चलेगी अपने गाने गाते हुए, राइट? लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस गार्डन में सडनली एक छोटी सी पॉपुलेशन थी बीटल की। तो स्मॉल पॉपुलेशन थी किसकी? बीटल की। उसके पास दो एलील थे, है ना? एक था येलो वाले बॉडी कलर का और एक था हमारे पास रेड वाला। सडनली सडनली एक प्रलय आई जिसका नाम है शिल्पी। तो सडनली शिल्पी ने क्या, रैंडमली, शिल्पी ने डिसाइड नहीं करा कि रेड वाले कुचलूंगी, गलती से कुचल दिया उसने। तो सडनली रैंडमली शिल्पी ने क्या किया, एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी को तो खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो उसने क्या किया, रेड वाली एलिलिक फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। तो थोड़ी देर के बाद जब तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देने लगेगा कि उस गार्डन के अंदर तुम्हें कौन से बीटल ज्यादा दिखेंगे, येलो वाले, येलो रेड वाले कम दिखेंगे, है ना? तो थोड़े टाइम के बाद आपको येलो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, रेड वाली कम हो जाएगी। तो स्मॉल पॉपुलेशन में सडनली जब चेंज आया तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल गई ना उस पॉपुलेशन की। तो जैसे ही वो पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल गई, हम क्या बोलेंगे, हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम के साथ क्या हुआ, चेंज हो गया उसमें। हाँ वो डिस्टर्ब हो गया। ये बात समझ आई? हाँ नीता बोलो। हाँ नीता बोलो। मैम एक बार एक्सप्लेन और कर दो क्या? हाँ, यहाँ तक समझ आएगा? शिल्पी पागलों की तरह दौड़ रही। नीता यहाँ तक समझ आया था? नो मैम, नेटवर्क इशू था। ओहो, नीता को पता नहीं चला। नीता बेटा, शिल्पी है ना, शिल्पी क्लास में, पता कल उसने क्या किया? आवाज आ रही है? उसने पता क्या किया, गार्डन में गई थी वो, वहां पे बीटल्स रहते थे, येलो कलर के भी थे। एक तो मैं व्हाट्सएप कॉल से इतनी परेशान हूँ ना। मैम प्लीज रिप्लाई कर दो। ये कौन है ये, एक सेकंड। हाँ देखो नीता, आवाज आ रही है? क्या है मैम? बेटा शिल्पी जा रही थी गार्डन में, गार्डन में बीटल की दो पॉपुलेशन थी, छोटी सी पॉपुलेशन थी। एक हमारे पास रेड बीटल थे, एक हमारे पास येलो बीटल थे। शिल्पी ने गाने गाते गाते पता नहीं चला उसे, और उसने अपने बड़े बड़े पैरों से कुचल दिया रेड बीटल की आधी पॉपुलेशन को। रैंडमली कुचल दिया, लेकिन कुचल दिया। ठीक है, तो रेड बीटल कम हो गए, येलो बीटल ज्यादा हो गए। अब इनमें पॉपुलेशन इंक्रीज तो होती रहेगी ना। तो मान लो आज से मैंने 2-3 महीने बाद देखा तो मुझे किसकी पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगी? येलो की ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, हाँ मोर। और ये रेड वाले कैसे हो गए, लेस। है ना? पहले रेड लेट से इक्वल थे येलो के, लेकिन अब तो चेंज हो गए। तो चेंज क्यों हुए, क्योंकि शिल्पी बावली रैंडमली आई और उसने सडनली सबको कुचल दिया। तो सडन एंड रैंडम चेंज जब आता है
और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। ऐसे वाली कंडीशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा ना, देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना रेड और येलो की, तो जैसे ही चेंज होगी मतलब हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, राइट। ठीक है, तो ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। इसके 2 पार्ट्स भी और है, एग्जांपल आते हैं इसके 2, तो वो तो अगले लेक्चर में ही हो पाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। शिल्पी, शिल्पी तुम हो, चली गई? यही है, देख के चलिए अगर। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करती है, बताओ यार। चलो, सो जीन माइग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह के जीन चलते जाते हैं उसे जीन माइग्रेशन बोलेंगे। जैसे किसी जगह लड़ाई हुई तो वहां के लोग किसी और जगह चले गए और वहां के जीन माइग्रेशन हो गए। वाह बेटा, वो जीन फ्लो हुआ, चलते चले जाते तो जीन फ्लो हुआ, 1-2 लोग चले गए तो जीन माइग्रेशन। जैसे लड़ाई हुई घर पे, मम्मी ने कहा मैं जाती हूँ तुम्हें छोड़ के, तो वो हो गया जीन माइग्रेशन। ठीक है, मम्मी गई छोड़ गए तो बच्चे सारे बैग पैक करके, हम नहीं रहेंगे पापा आपके साथ, सारे चले गए। है, पड़ोसी भी चले गए, कहते हम नहीं रहेंगे शर्मा जी आपके घर पे, वो हो गया जीन फ्लो। ठीक है। यो मैम। कभी मम्मी मायके